हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय भारत और चीन के बीच में अधिक विवाद बढ़ चुका है। ऐसे में हमें ये भी जानना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा इसको लेकर। उसके बाद ये भी हम बात करेंगे कि इसके पहले जो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो नेहरू जी हो, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या सभी के बारे में हम बात करेंगे कि उनका समय समय पे जब भी उनका शासन था, उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने क्या क्या स्टैंड लिया। लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच हिंसक टकराव को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष और देश को आश्वस्त किया कि भारत की किसी भी चौकी पर चीन ने कब्जा नहीं किया है और एलएसी पर हमारी पेट्रोलिंग क्षमता बढ़ी है पहले की तुलना में देखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को यह भरोसा भी दिलाया कि कोई भी हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि गलवा घाटी में जो हुआ है, अभी हाल ही में जो 15 और 16 जून को जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसे लेकर भारत ने चीन को अपना सख्त विरोध सभी माध्यमों से जता दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान इस बात का संकेत है कि गलवा घाटी में चीनी सेना के हाथों 20 भारतीय सैनिकों की शहादत और 10 सैनिकों को बंधक बनाए जाने की घटना मौजूद भारत चीन के साथ टकराव बढ़ाना और रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। भारत क्षेत्रीय शांति भंग करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसकी इस भावना को उसकी कमजोरी न माना जाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, चाहे वो पाकिस्तान से जो टच करता है एरिया, बांग्लादेश से टच करता है, नेपाल से टच करता है, चाहे चीन से टच करता है, ऐसे में जितने देशों से टच करता है, हर जगह भारत सक्षम है। भारत के इस रुख को चीन किस तरह लेता है यह भविष्य बताएगा। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों का व्यवहार इसका संकेत होगा कि चीन भारत की शांति प्रियता को उसकी कमजोरी समझता है, या जो हुआ उसे भूलकर अपनी तरफ से भी कोई उकसाने वाली कार्रवाई न करके भारत की भावना का सम्मान करेगा। सवाल उठता है कि पठानकोट के बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए दो बार पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले नरेंद्र मोदी चीन की गलवा हरकत पर इतनी सदी हुई प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। इसका जवाब भारत पाकिस्तान और भारत चीन के रिश्तों का और परिस्थितियों का विश्लेषण में मिलेगा और उससे प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया का अर्थ और कारण समझ में आ जाएगा। हम आगे और विस्तार से जब इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल चीन के साथ रिश्तों को लेकर नेहरू हो या नरेंद्र मोदी, दोनों सरकारों की एक ही कहानी है और अंजाम भी करीब करीब वही होगा। चीन की ओर से हमेशा जो धोखा मिला है वह भी इस बार भी मिलेगा। कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। जैसा 1962 में घटना घटित हुई थी, उसी तरह से एकदम 2020 में ही हुआ है। चीन के साथ भारत के रिश्तों में यही हो रहा है कि नेहरू ने माओ चाऊ के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाई तो नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को अहमदाबाद में झूला झुलाया और वुहान से लेकर महाबलीपुरम तक दोनों साथ घूमे। दोनों ही प्रधानमंत्रियों नेहरू और मोदी की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकी चीन को नागवार गुजरी है और अमेरिका की जब जरूरत थी तब शांत हो गया। नेहरू अगर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की दोस्ती से निहाल थे तो नरेंद्र मोदी को अपने दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है, लेकिन न तब अमेरिका भारत के लिए आगे आया और न अभी। रूस जो नेहरू के समय सोवियत संघ था, उसके बाद टूटकर रूस के कई देशों में बंट गया, यह कहकर शांत हो गया कि भारत हमारा दोस्त है और चीन हमारा पड़ोसी, और उसके साथ दोनों देशों में कम्युनिस्ट की सरकार है, चाहे वो चाइना में देख लीजिए या आप रूस में देख लीजिए। और इस बार भी रूस खामोश है और इसने भी अमेरिका जैसा ही प्रतिक्रिया दिया कि हम सिर्फ नज़र बनाए हुए हैं, जब हमसे कोई मदद मांगेगा तब हम मदद करेंगे। तब भी भारत ने चीन का मुकाबला अपने दम पर किया था। 1962 की जो घटनाएं हुई थी, भले ही हमें पराजित होना पड़ा था, और अब भी भारत को चीन से जो कुछ भी लेना होगा वह अपनी दम पर ही पाना होगा। अब थोड़ा और गहराई से चलते हैं, जिससे आपको और समझ में आएगा कि भारत के आज़ाद होने से पहले क्या घटनाएं हुआ करती थी, कैसा रिलेशन भारत और चीन के बीच में रहा करता था। 1947 में आज़ादी से पहले ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी और चीनी क्रांति के लिए लड़ रही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में अंतर्दलीय संबंध बेहद मजबूत हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों से ही जवाहरलाल नेहरू और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता चाउ एन लाई के बीच दोस्ताना रिश्ते हुए थे। माओ की अगुवाई में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो PLA है, जब जापानी सेना से मुक्ति संग्राम लड़ रही थी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनीस के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम उनकी चिकित्सीय सहायता के लिए भेजा था और उस लड़ाई में घायल चीनी सैनिकों का इलाज करते करते डॉक्टर कोटनीस की मृत्यु चीन में ही हो गई थी। तो ये यहाँ पे इमेज लगाया गया है। तो ये हैं डॉक्टर कोटनीस, जिनकी मृत्यु चीन देश में हो गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इन दोस्ताना रिश्तों को पृष्ठभूमि में ही आज़ाद लोकतांत्रिक भारत और मुक्त साम्यवादी चीन के बीच पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई का सुनहरा समय शुरू हुआ था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे दी, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में तनाव होता रहा, लेकिन ऐसे इतने बड़े मुद्दे कभी भी नहीं दोनों देशों के बीच में हुए। आज़ाद भारत के स्वप्रदर्शी प्रधानमंत्री नेहरू दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवों में बढ़ चुकी दुनिया के बीच में एक नया और तीसरा ध्रुव बनाने में जुटे थे, जिसके सदस्य सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व वाले दोनों गुटों में से किसी के साथ भी संबंध ना हो और दोनों के साथ समान दूरी और व्यवहार करते हुए अपने विकास का रास्ता स्वयं तय करें। नेहरू निर्गुट देशों के सम्मेलनों के जरिए विश्व राजनीति में अपनी अलग छवि बना रहे थे और चीन भारत की दोस्ती भी परवान चढ़ा रही थी। दोस्ती के इसी दौर में दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को लेकर विवाद भी शुरू हुआ। भारत का जोर अंग्रेजों के द्वारा खींची गई मैकमोहन रेखा को भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा माने जाने पर था, जबकि चीन का तर्क था कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के द्वारा खींची गई मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। उसका दावा है कि लद्दाख क्षेत्र में हजारों किलोमीटर के उस इलाके पर था जो इस समय भारत के पास है। दरअसल तिब्बत पर चीन के कब्जे से पहले भारत और चीन के बीच तिब्बत एक बफर देश था, लेकिन तिब्बत पर कब्जा करके चीन ने अपनी सीमाएं भारत तक बढ़ा ली थी। तो यहाँ पे ये जो इमेज दिखाया जा रहा है, इधर ये वाला जो एरिया है ये चाइना था और ये वाला इंडिया है, तो ये बीच में तिब्बत था, लेकिन तिब्बत अब इस समय देखा जाए तो ये चीन के कब्जे में है। तो इस तरह से इसकी जो बॉर्डर एरिया है वो भारत से बहुत अधिक टच करती थी। तो ऐसे में जो चीन है वो नज़दीक भारत के आना चाहता था, इसलिए उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इस कारण से चाइना सीधे सीधे भारत से बहुत ही अधिक एरिया पे इस तरह से जो बॉर्डर है वो टच करता है। चीन प्राचीन काल से ही तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था, इसलिए चीन ने भारत तिब्बत सीमा के लंबे चौड़े इलाके पर अपना दावा किया, लेकिन भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की भारत यात्राओं से भी कोई हल नहीं निकला। चाउ एन लाई ने नेहरू को जो प्रस्ताव दिए उसे नेहरू ने नहीं माना। उधर सोवियत संघ, आज का जो रूस है, में जोसेफ स्टालिन के मृत्यु के बाद सत्ता निकिता क्रुश्चेव के हाथों में आ गई और उनके साथ चीन के सर्वोच्च नेता माओ त्से-तुंग के गंभीर वैचारिक मतभेद हो गए और जो जल्द ही चीन और रूस के बीच तनाव में बदल गए। इसी समय में अमेरिका में सत्ता बदली और डेमोक्रेट जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुने गए और उनकी भारत नीति ने अमेरिका और भारत को काफ़ी करीब ला दिया, जिसके कारण से 1962 का जो युद्ध है उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। नेहरू को अमेरिका की बातों और चीन की दोस्ती पर पूरा भरोसा था, लेकिन दिसंबर 1962 में नेहरू के ये दोनों भरोसे टूट गए जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अमेरिका 7 समुंदर पार से तमाशा देखता रहा। आगे की कहानी तो आप सभी को पता है कि इस हमले में या इस युद्ध में क्या क्या हुआ था। इस युद्ध में भारत की शर्मनाक हार हुई और चीन भारत के 38,000 बहुत अधिक क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद भारत और चीन के रिश्तों में दुश्मनी का दौर शुरू हुआ। नेहरू के बाद भारत के लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकारों ने चीन पर भरोसा नहीं किया और दोनों देशों के बीच तनाव और कड़वाहट बढ़ती गई। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन में जबरदस्त सत्ता संघर्ष के लिए 1980 में तंग सयाओफंग और समर्थक गुट ने चीन की सत्ता पर अधिकार कर लिया। माओ के कट्टर साम्यवादी विचारों के विपरीत तंग व्यवहारवादी राजनेता थे। तंग सयाओफंग के शुरू किए गए चीन के 4 आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए चीन को क्षेत्रीय शांति और एशिया के विस्तृत बाजार की जरूरत थी, जो बिना भारत के साथ रिश्ते सुधारे संभव नहीं था, क्योंकि चीन तो इतना अधिक प्रोडक्शन करता है, लेकिन जब उसको मार्केट नहीं मिलेगा तो वो बेचेगा कहाँ पे। इधर भारत में भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे और यह कुछ अलग करने के इरादे से आगे बढ़े। इसी पृष्ठभूमि में भारत और चीन के दोस्ताना रिश्तों की नई इबारत लिखी गई। राजीव गांधी की ऐतिहासिक चीन यात्रा से दोनों देशों के बीच दशकों से जमी बर्फ पिघली और दुनिया ने यह तस्वीर बड़े चाव से देखी, जब युवा राजीव गांधी का हाथ अपने हाथ में लेकर बुजुर्ग तंग सयाओफंग कई मिनट तक मिलाते रहे। राजीव गांधी और तंग सयाओफंग के बीच बनी सहमति के साथ ही दोनों देशों ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों में तेजी से सुधार लाना शुरू कर दिया। राजीव गांधी के बाद नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने दोस्ताना रिश्तों को इस प्रक्रिया को और तेज किया।
भारतीय प्रधानमंत्रियों की चीन यात्राओं और चीनी नेताओं की भारत यात्राओं से कई समझौते हुए, जिनसे भारत में चीनी निवेश और व्यापार का रास्ता खुला। दोनों देशों के बीच तय हो चुका था कि सीमा विवाद को लेकर बातचीत के दौर चलते रहेंगे, लेकिन इससे भारत चीन के आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा और इस क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ते रहे, समय समय पे विवाद होते रहे। लेकिन जो व्यापार की बात आती है, दोनों देशों के बीच में आयात और निर्यात होता है, वो हमेशा हर साल बढ़ता रहा। चीन की तरक्की से भारत और भारतीय जानकार होने लगे और धीरे धीरे भारत के बाजार, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी हर क्षेत्रों में चीन और चीनी सामान छा गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में मतभेद हुआ। कई ऐसे जगहों पे, जैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी मुद्दा रहता है तो वहाँ पे चाइना उसका सपोर्ट करता है या भारत के खिलाफ हो जाता है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में एक नई शुरुआत होती है प्रति वर्ष। चीन की तरक्की से भारत के वामपंथी और कांग्रेसी ही नहीं, दक्षिणपंथी भाजपा और आरएसएस के नेता भी बेहद प्रभावित होने लगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने चीन की कई बार यात्रा की और भारत को भी चीन की तरक्की और उससे मॉडल से सीखने की बात बार बार की गई। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ समारोह में, जहां सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया, तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत में दिल खोलकर स्वागत किया गया। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में झूले पर बैठे मोदी और जिनपिंग की तस्वीरें उसी तरह दुनिया ने प्रमुखता से देखी, जैसे कभी राजीव गांधी और तंग सयामोफंग की हाथ मिलाने की तस्वीर देखी गई थी। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में भारत चीन की दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों देशों के बीच 2020 तक करीब 87 अरब डॉलर का व्यापार हो गया। डोकलाम में दोनों देश एक बार आमने सामने हुए, लेकिन मोदी और जिनपिंग ने कूटनीतिक स्तर पर इसे सुलझा लिया और मामला शांत हो गया। इसके बाद वुहान और महाबलीपुरम में दोनों नेताओं की अनौपचारिक, बिना एजेंडे की मुलाकातों ने भारत चीन के बीच दोस्ती की मजबूती का आभास पूरी दुनिया को दिया। शायद ये आभास ही था कि जब दोबारा ज़्यादा बड़े बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो 6 महीने के भीतर ही कई बड़े फैसले लिए, जिनमें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में बदलाव और राज्य के पुनर्गठन का फैसला भी था, जिसके तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग 2 केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया। संसद में जब यह विधेयक पारित हो रहा था तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन पर भारत के दावे को दोहराया, जिसका पूरे सदन ने समर्थन किया, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। चीन को भारत का यह फैसला अच्छा नहीं लगा और तब से ही चीन के व्यवहार में बदलाव आ गया। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत के इस कदम का विरोध किया, जबकि भारत ने कहा कि उसका यह फैसला आंतरिक मामला है, इसलिए आप लोग इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया ने भारत की इस बात का समर्थन किया कि ये जो जम्मू कश्मीर में किया गया है, आर्टिकल 370 जो हटाया गया है, ये भारत का आंतरिक मामला है। घबराए चीन ने भारत को घेरना शुरू कर दिया। एक तरफ उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमाओं पर भारी सैनिकों की तैनात की, तो दूसरी तरफ नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाकर लिपू लेक और काला पानी का विवाद शुरू कर दिया। बताया तो ये भी जाता है कि जनवरी से ही लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना भारतीय सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी और मई तक उसने विवादित क्षेत्र पर न सिर्फ कई पक्के निर्माण कर लिए, बल्कि गलवा नदी व जो घाटी है वहां पे उन बिंदुओं पर बैठ गई जहां भारतीय सेना के गश्ती दल गश्त किया करते थे और जिन पर कोई निर्माण नहीं था। और इसके बाद 15-16 जून की रात को वो हिंसक मुठभेड़ हुई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए और 10 को चीनी सेना पकड़ लिया और जिन्हें बाद में छोड़ा गया। जब ये बात की गई, अब गलवा घाटी को लेकर भारत चीन आमने सामने है। मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत के 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है और न ही भारत के किसी चौकी पर किसी का कब्जा है। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष ने जब सवाल उठाया कि अगर भारत की जमीन पर चीनी सैनिक नहीं घुसे थे तो भारतीय सैनिक क्या चीन की सीमा में शहीद हुए, इसका स्पष्टीकरण पीएम कार्यालय ने यह कहकर दिया कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। चीनी सैनिकों की बर्बरता को लेकर भारत में
चीनी सामानों के बहिष्कार की बातें की जा रही हैं, स्वदेशी की बात किया जा रहा है और चीन को इस हिमाकत का सबक सिखाए जिससे सेना और देश का मनोबल बना रहे। ये दबाव इसलिए भी है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पठानकोट और पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में भारतीय सेना ने उरी और बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इसके कारण से देश के लोगों को यह भावना पैदा कर दिया है कि अब चीन को भी कुछ ऐसे ही सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में भारत ने आतंकवादी अड्डों को तबाह किया था, जबकि इस बार चीन की सेना से सीधे भिड़त हुई है और उरी या बालाकोट जैसी कार्रवाई का मतलब सीधा युद्ध होता है, जिसके लिए शायद अभी देश तैयार नहीं है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार में जिस हद तक चीन की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है, जितना परसेंट हर ऐसा सेक्टर कोई भी नहीं बचा है जहां पे चीनी का शेयर भारत में नहीं है, उसकी वजह से भी चीन के साथ युद्ध मोल लेना, वह भी तब जब कोरोना की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए समय और सहारे की जरूरत है। न तार्किक और न ही दूरगामी देश हित है। और इसके साथ ही भारत अपनी तरफ से युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि आक्रांता जैसी नहीं बनाना चाहता। यही कारण है कि मोदी अपनी छवि के विपरीत लद्दाख मुद्दे पर बेहद संतुलित और संयमित रुख अपनाए हुए हैं। भारत इस मुद्दे को ज्यादा तुल न देकर संघर्ष और टकराव को टालना चाहता है। साथ ही भारत ने चीन से भी कहा है कि गलवा घाटी भारत का था और वह भारत का ही रहेगा। अब यह चीन पर निर्भर है कि वो भारत के इस रुख पर क्या और कैसे जवाब देता है, वो तो बात की बात है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि किसके शासन काल में कहाँ पे कैसा क्या हुआ और किस नेता के साथ, जैसे भारतीय जो नेता है प्रधानमंत्री है, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ कैसा रिलेशन रखा और उसके जवाब में उन्होंने क्या दिया। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसी प्रकार से बने रहिए। आपकी क्या राय है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।